नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो टेस्ट होने वाला है दोस्तों, वो टेस्ट नंबर आपका 92 होने वाला है। और आज पटना में हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। और इस वजह से आज डिजिटल बोर्ड पर क्लास नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, है ना। और जिस प्रकार से पहले हो रही थी, अभी 2-4 दिन आप लोग का इसी प्रकार से क्लास हो सकती है। देखिए, हम लोग 91 टेस्ट यहाँ पर कल देखे थे, और कल सामान्य अध्ययन का टेस्ट देखे थे। 75 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे हम लोग दोस्तों। आज देखेंगे 92 नंबर टेस्ट, और यहाँ भी हम लोग देखने वाले हैं आज सामान्य अध्ययन के 75 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपको एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है। और अगर जितना हम करवा दिए हैं दोस्तों, तो इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। सभी सवालों को यहाँ से आप 2-4 बार देख लीजिएगा, तो आप लोग को पूरा याद हो जाएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है 7857824310। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए, और 9 बजे से बिल्कुल तैयार हो जाइएगा, है ना। 9 बजे से सभी लोग लाइव आ जाइएगा। ये हमारा नंबर है 7857824310। अभी मात्र दोस्तों 399 हमारे यहाँ जुड़ने के लिए चार्ज है ना। और 399 में आपको पीछे जितना क्लास हुआ है, जैसे कि आपका DLED का 8वां यूनिट करवाया गया है, क्वेश्चन आंसर करवाया गया है, उसके अलावा बहुत सारा टेस्ट करवाया गया है, सामान्य अध्ययन का टेस्ट करवाए हैं, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस का, करेंट अफेयर, बिहार से संबंधित सारा क्लास करवाए हैं दोस्तों। और अभी भी निरंतर वो क्लास आपकी चल रही है ना। तो यहाँ पर आप दोस्तों जुड़ सकते हैं हमारे यहाँ 399 पे करके। इसी नंबर पे आपको पे करना है, और पे करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और इसी नंबर पर आप हमको भेज दीजिएगा, जहाँ आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे, और आपको सभी PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग फटाफट लाइव आ जाइए और PDF ले लीजिए। अब समय नहीं बचा है, मात्र 1 महीना आपके पास समय है। 18 दिसंबर को आप सभी की एग्ज़ाम होने वाली है ना। तो 18 दिसंबर अब ज़्यादा नहीं बचा है, मात्र 1 महीना आपके पास गिना हुआ समय है दोस्तों, और इसी में तैयारी करनी है। तो PDF लेकर के आराम से आप पढ़ सके, आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा वीडियो हो चुका है। सारा वीडियो को देखना पॉसिबल नहीं है, आप जितना हो सके देखिए, लेकिन सब तो देख नहीं पाइएगा ना। चलिए, तो हम लोग आज का क्लास यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों आपका। पहला सवाल क्या है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ, देखिएगा, पहला है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बताइए, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है ना। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों, वो है आपका नील नदी। देखिए, यहाँ पर लंबी की बात कर रहा है ना, तो लंबी हो जाएगा नील नदी। अगर बड़ी पूछता आपसे, तो बड़ी हो जाता आपका अमेजन नदी, ठीक है। बड़ी का मतलब होता है ना, बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, ठीक है। और लंबी मतलब हो गया ये लंबाई की दृष्टि से, ठीक है। चलिए, तो अगर दुनिया की सबसे लंबी पूछे तो नील नदी, ठीक है। चलिए, और नील नदी की अगर लंबाई पूछ लिया जाए, तो आप नोट कर लीजिएगा, 6690 किलोमीटर होता है नील नदी की लंबाई। अमेजन नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 6570 किलोमीटर, ठीक है। 6570 किलोमीटर अमेजन की लंबाई है। गंगा की लंबाई कितनी है, तो 2510 किलोमीटर आपकी गंगा की लंबाई है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला सवाल पे चलते हैं, आपका दूसरा नंबर। और अगर पूछ लिया जाए कि नील नदी जो है ये कहाँ बहती है दोस्तों, तो ये अफ्रीका महादेश में बहती है, ठीक है। अफ्रीका महादेश से बहती है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि नील नदी कहाँ से निकलती है ना। कहाँ से ये निकलती है, यानी कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है नील नदी का, ठीक है। मैं बता देता हूँ, विक्टोरिया झील। और ये नील नदी कहाँ जाकर के गिरती है, तो भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी, 6690 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला है कि संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान, है ना। संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका सहारा का रेगिस्तान, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा का रेगिस्तान है। और ये है कहाँ, तो ये अफ्रीका महादेश में है। बहुत सारे देशों में ये फैला हुआ है। उत्तरी अफ्रीका में दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना है सहारा का, तो 84 लाख, है ना। 84 लाख, 84 पर कितना जीरो हो जाएगा, 5 शून्य, 1 2 3 4 5, ठीक है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है सहारा का मरुस्थल दोस्तों, और ये अफ्रीका में है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि गोबी का मरुस्थल कहाँ है, तो गोबी का मरुस्थल है आपका मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है, ठीक है, याद रखना है। जबकि कालाहारी का रेगिस्तान कहाँ है, कालाहारी भी कई बार एग्जाम में आया है, तो कालाहारी का रेगिस्तान जो है ये बोत्सवाना में है आपका, ठीक है। कहाँ है, बोत्सवाना में है।
ठीक है। और थार का रेगिस्तान तो आपको पता ही है, ये भारत में है ना। तो थार का रेगिस्तान आप याद रखिएगा, भारत में आपका कहाँ है, तो राजस्थान वाला क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3rd नंबर, नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो सबको पता है कि नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा आपका काठमांडू हो जाएगा नेपाल की राजधानी। ठीक है, कहाँ है नेपाल की राजधानी, काठमांडू है ना, ध्यान रखना है। ठीक है, और रोम क्या है, तो रोम जो है दोस्तों ये इटली की राजधानी है आपका। ठीक है, कहाँ है, इटली की राजधानी है रोम। नेक्स्ट सवाल है आपका 4 नंबर। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा स्थान जो है वो थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से विख्यात है। तो थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से कौन विख्यात हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से विख्यात है। ऑप्शन है नेपाल, तिब्बत, भूटान और अफगानिस्तान। क्या होगा यहाँ पर आंसर, 4 का आंसर क्या होने वाला है, तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका थंडर ड्रैगन की भूमि जो कहा जाता है वो आपको भूटान को कहते हैं। किसको कहते हैं, भूटान को कहा जाता है। और इसका नाम ट्रक यू भी है आपका, है ना, इसका नाम ट्रक यू भी इसको कहते हैं, ड्रैगन का देश भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 5 नंबर। 5 नंबर है कि विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र, तो विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है, तो हमारा जो पड़ोसी देश है वो पड़ोसी देश कौन सा है, तो नेपाल। नेपाल जो है ना ये दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, ये आप याद रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में आपका यहाँ से आ चुका है। नेपाल भारत से कितने राज्यों से सीमा बनाती है, नेपाल भारत से कितने राज्यों से सीमा बनाती है, तो ऊपर में देखिए इस प्रकार से नेपाल का आपको मिलेगा फिगर। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा उत्तराखंड, नीचे यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, यहाँ पर पश्चिम बंगाल और यहाँ पर आपका सिक्किम। यानी कि ये 5 राज्यों से सीमा बनाता है। ये 5 राज्य का नाम याद रखिएगा, है ना, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और आपका सिक्किम हो गया। ये 5 राज्यों से सीमा बनाता है। और भूटान से कितने राज्य हैं दोस्तों, तो भूटान वाला भी कल ही हम फिगर के माध्यम से आपको बता दिए थे। तो भूटान जो है ना ये इस प्रकार से फिगर आपको भूटान का मिलेगा। और भूटान के इस साइड है आपका सिक्किम, इधर है आपका सिक्किम, नीचे हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका असम, यहाँ पर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 राज्य। ठीक है, चाइना से भी कल बताए थे, कमेंट करके बताइए कि कितने राज्य इससे सीमा बनाती है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 6 नंबर सवाल। 6 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है। क्या होगा, राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर लखनऊ। क्या होगा 6 का, तो देखिए राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान अगर पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ है, लखनऊ में है। अगर पूछे कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान तो नई दिल्ली हो जाएगा। आपका पूछे रासायनिक चमड़ा अनुसंधान कहाँ है, तो चेन्नई हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और रासायनिक जैविक पूछे तो कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा। सभी लोग वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जो लाइक बटन है उसको लाइक दबा दीजिएगा, है ना, ताकि आप लोग को पूरा यहाँ पर मिलते रहे सभी चीज़ आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 7 नंबर। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि सुआ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। बताइएगा, सुआ जो नृत्य है दोस्तों ये किस राज्य का लोक नृत्य है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु। 7 का आंसर क्या होने वाला है, फटाफट आप लोग भाई साहब जवाब देते चलिएगा। तो सुआ जो नृत्य है ये है आपका छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य। ठीक है, कहाँ का है लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों, बताइएगा कमेंट करके, भरतनाट्यम कहाँ का है, कई बार एग्जाम में आ चुका है भरतनाट्यम। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल आपका 8 नंबर। कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप कौन से खेल से संबंधित है। देखिए फीफा, आपको पता होगा कि फीफा वर्ल्ड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है ना। तो किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। और फुटबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल में कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं आपका, बास्केटबॉल में 5 होता है। टेबल टेनिस में 1 या 2 होता है। वॉलीबॉल में कितना होता है ये आपको कमेंट करके बताना है कि कितने खिलाड़ी इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फीफा जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि श्री आर के लक्ष्मण
किस कारण विख्यात हैं? श्री आर के लक्ष्मण जो है ये किस कारण से विख्यात हैं, इनको किस लिए जाना जाता है? तो 9 का आंसर क्या होगा आपका? 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्रकार हैं ये, है ना। आर के लक्ष्मण क्या हैं? तो एक प्रकार के चित्रकार हैं, व्यंग चित्रकार हैं श्री आर के लक्ष्मण। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका 10 नंबर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये आपको फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और ये प्रथम व्यक्ति पूछा है कि प्रथम व्यक्ति कौन थे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले। तो 10 का आंसर क्या होने वाला है? 10 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर देविका रानी। आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, देविका रानी, है ना। और देविका रानी को कब दिया गया था दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो 1969 ईस्वी में इनको दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और भी देखिए कानन, इनका क्या नाम है? कानन देवी, है ना। कानन देवी को दिया गया था आपको 1976 में। पृथ्वीराज कपूर को दिया गया था आपको 1971 में। और वीरेंद्र नाथ सरकार को कब दिया गया था? तो आप याद रखिएगा वीरेंद्र नाथ। देवकी रानी आपको बता दी 1969 हो गया। पृथ्वीराज कपूर हो गया आपका 71 हो गया। ठीक है, कानन देवी हो गया आपका। वीरेंद्र नाथ सरकार को 70 में दिया गया था ना, इसको दिया गया था 1970 में आपका। ठीक है, तो ये चारों आप नाम याद रखिएगा, छांटने के लिए एग्जाम में देता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर सवाल है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम महिला साहित्यकार आपसे पूछा रहा है। तो ये प्रथम महिला साहित्यकार जो थी उनका नाम था आशापूर्णा देवी। क्या नाम है? आशापूर्णा देवी, यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा। और इनको कब दिया गया था? तो 1976 में इनको दिया गया था, है ना। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और इनकी जो बांग्ला कृति थी प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इनको प्रदान किया गया था ना। क्या नाम था? प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था आपका। अगला सवाल है आपका 12 नंबर। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जितने लोग हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे यहाँ देखिए शाम में 7 बजे से आपको मैथ की क्लास चल रही है ना। शाम में 7 बजे से मैथ की क्लास है, और सुबह में 7 बजे से दोस्तों आपका करेंट अफेयर की क्लास चल रही है। ठीक है, सुबह में 7 बजे से करेंट अफेयर और आपका स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है सुबह में। तो ये क्लास आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी अदर एग्जाम जो आप तैयारी कर रहे होंगे, जैसे सीटेट का हो रहा है, तो मैथ आप पढ़िएगा तो सीटेट आपका यहाँ से हो जाएगा क्लियर, है ना। बिहार एसएससी कर रहे होंगे तो करेंट अफेयर यहाँ से हो जाएगा, समान अध्ययन हाँ यहाँ से आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। अगला सवाल है 12 नंबर का रहा है कि भारत के प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? भारत के प्रथम ऑस्कर पुरस्कार, तो ऑस्कर जो अवार्ड दिया जाता है ये हॉलीवुड में दिया जाता है। ठीक है, और ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सबसे पहले विजेता कौन है दोस्तों भारत के? तो आंसर हो जाएगा भानु अथैया, है ना। क्या नाम है इनका? भानु अथैया। ये भारत के प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता भानु अथैया हैं। और भानु को दोस्तों सम्मान वर्ष कब दिया गया था? तो 1982 में दिया गया था इनको। ठीक है, याद रखिएगा। एक फिल्म रिलीज हुआ था गांधी फिल्म नहीं देखे हैं तो देखिएगा, बहुत अच्छा फिल्म है ना। वहाँ से आपको बहुत सारा हिस्ट्री भी क्लियर हो जाएगा गांधी जी के जीवन के बारे में। ठीक है, तो 1982 में एक फिल्म रिलीज हुआ था गांधी, और गांधी के बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए भानु अथैया को दोस्तों दिया गया था ऑस्कर पुरस्कार 1982 में। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत किस दिन गणराज्य बना था? भारत किस दिन गणराज्य बना था? तो आपको पता है कि जो हमारा किस दिन गणराज्य बना था? तो 26 जनवरी 1949 को गणराज्य बना था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 यहाँ पर होगा ना, 50 यहाँ पर नहीं दिया ऑप्शन, इसको 50 कर लीजिएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को ना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यहाँ से हो जाएगा 26 जनवरी 1950 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है।
ठीक है। चलिए, और हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ था वो कब बन करके तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर, है ना, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान को बनने में लगा था। आंसर यहाँ से 50 कर लीजिएगा, इसको बी नंबर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अमेरिका का स्वाधीनता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। अमेरिका स्वाधीनता दिवस आखिर कब मनाता है। देखिए, अमेरिका कब आज़ाद हुआ था, तो अमेरिका पर भी राज किसका था दोस्तों, तो ब्रिटेन का राज था। ठीक है, अमेरिका पर भी अंग्रेजों का राज था, लेकिन वो तुरंत आज़ाद हो गया। वो चालाक था ना। इंडिया वाले क्या है, अपने बस पेट से मतलब है ना। सब यार राजा महाराजा क्या अपने में लगे हुए हैं, अपने में लड़ रहे हैं, लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं था, इसीलिए अमेरिका तुरंत आज़ाद हो गया। 4 जुलाई को अमेरिका आज़ाद हुआ था, है ना। 4 जुलाई, पूरा डेट याद रखना है, 1776। सोच लीजिए, 4 जुलाई 1776 को ही अमेरिका आज़ाद हो गया और भारत जाकर के 1947 में आज़ाद हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 4 जुलाई 1947 को, है ना। चलिए, अगला सवाल हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जॉन एफ कैनेडी की हत्या कब हुई थी। बताइए दोस्तों, 15 नंबर सवाल है। जॉन एफ कैनेडी की हत्या कब हुई थी, 64, 61, 62, 76। जॉन एफ कैनेडी थे कौन, है ना। तो जॉन एफ जो कैनेडी थे, ये अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे आपके, और जिन्होंने वर्ष 1961 में वहाँ का शासन संभाला था, है ना। और 63 में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इनकी जो हत्या हुई थी वो 1963 में हुई थी। तो यहाँ पर 62 दिया आंसर, यहाँ पर आप 63 कर सकते हैं, है ना। 63 में ऐसी इनकी हत्या हुई थी। ठीक है, ठीक है, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न है कि किसका जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस। तो सबको पता है, और मेरा भी जो जन्मदिन है ना, वो शिक्षक दिवस के ही दिन मनाते हैं हम भी अपना जन्मदिन। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस, और हम अपना जन्मदिन भी 5 सितंबर को मनाते हैं। और वो महान आत्मा थे कौन, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर आपका दोस्तों। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, और देश के ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। क्या नाम था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये शिक्षा शास्त्री और दर्शन शास्त्री भी ये आपके थे, और इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है आपका 17 नंबर की मालगुडी डेज किसकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है मालगुडी डेज के बारे में, कि मालगुडी जो डेज है दोस्तों, ये किसकी रचना है आपका। तो बताइए, मालगुडी डेज किसकी रचना है। 17 का आंसर हो जाएगा आपका आर के लक्ष्मण। किसकी रचना है, आर के लक्ष्मण की ये रचना है मालगुडी डेज, है ना। और इसके अलावे भी इन्होंने और भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि द डार्क एम गाइड, है ना, माई डेज, इनकी ही ये पुस्तक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर है, सेनेटिक वर्सेस का लेखक कौन है। सेनेटिक वर्सेस का लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा सलमान रश्दी। क्या हो जाएगा, सलमान रश्दी जो है ये सैटेनिक वर्सेस है ना, मैंने गलत पढ़ लिया था, सैटेनिक वर्सेस है, सलमान रश्दी इसकी रचना है। ठीक है, और मुल्क राज आनंद ने कूली लिखे हैं। मुल्क राज आनंद का रचना कौन सा है, कूली। ठीक है, मुल्क राज आनंद। और अनटचेबल जो है दोस्तों, और द विंग हर्ट जो है, इसकी भी रचना किसने किया है, तो मुल्क राज आनंद ने ही किया है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर है कि दिल्ली के बहाई मंदिर का रूप कैसा है। तो दिल्ली का जो बहाई मंदिर है, इसका जो रूप है ना, वो आपका कमल की तरह है ना, लोटस टेम्पल की तरह है। ठीक है, तो कमल की तरह इसको बहाई मंदिर भी आपको कहा जाता है। ये कहाँ है, तो दिल्ली में है आपका। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर कि वीर अर्जुन क्या है। बताइए तो, वीर अर्जुन क्या है, एक समाचार पत्र है, या फिर एक जहाज है, या हवाई जहाज है, या फिर पुरस्कार है। तो वीर अर्जुन जो है, ये दिल्ली से प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र है। क्या हो जाएगा, एक समाचार पत्र है, और ये दिल्ली से प्रकाशित होता है। अगला है कि प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है। दोस्तों, प्याज में जो खाद्य पदार्थ संचयित होता है ना, ये किस रूप में होता है, सेल्यूलोज, प्रोटीन, स्टार्च, या शर्करा के रूप में। तो ये किस का आंसर हो जाएगा आपका, सेल्यूलोज के रूप में ये आपका इसमें
संचित होता है। ठीक है, देखिए इतने सारे लोग लाइव हैं लेकिन लाइव की संख्या बहुत कम है भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है ना, है ना। तो लाइक कर दिया कीजिए, लाइक करने से हमें बस थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है कि आप लोग हमारे वीडियो को थोड़ा लाइक कर रहे हैं, है कि नहीं, और कुछ नहीं है, उससे हमें कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर कि आलू क्या है ना, आलू आप खाते हैं, है ना, तो आलू क्या है, तो आलू जो है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ये आपका जड़ है या फिर डंठल है, डंठल हो जाएगा आपका, है ना, आंसर नंबर बी हो जाएगा यहाँ से आलू। ठीक है, और आलू तना कहिए या फिर डंठल कहिए ना, यहाँ पर ऑप्शन में आप तना भी दे सकता है, तो तना नहीं दे करके डंठल लिख दिया है आपका, है ना, इसको स्टीम कहते हैं, है ना। इसका वास्तविक नाम क्या होता है आलू का, तो सोलेनम ट्यूबरोसम इसका वास्तविक नाम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर, कहला कि काली मिर्च का पौधा क्या होता है दोस्तों। काली मिर्च का जो पौधा है ना, ये पौधा क्या है, एक झाड़ी है, ये छोटा वृक्ष है या बेल है या फिर पेड़ है। तो काली मिर्च जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बेल है ना। इसका जो पौधा क्या है, तो एक प्रकार का बेल इसको कहते हैं, लता भी इसको कह सकते हैं ना, इसको आप लता कहिए या फिर इसको बेल कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं वाइन, यानी VINE। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका लौंग। लौंग किससे प्राप्त होता है, लौंग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, हर एक घरों में होता है किचन में। तो लौंग जो होता है ये पौधे की पुष्प कलिका से प्राप्त की जाती है ना, किससे किया जाती है दोस्तों, तो पुष्प कलिका, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी कि फूल की कली से इसको प्राप्त किया जाता है ना, यानी कि फ्लावर बड से इसको प्राप्त करते हैं। इसका वास्तविक नाम क्या है, तो साइजाइजियम एरोमैटिकम इसका वास्तविक नाम है। ठीक है, वनस्पति का नाम है। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। 25 है कि सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सॉलिड वेस्ट जो पदार्थ है ये किस नाम से जानते हैं, तो इसको सेड इसको कहा जाता है दोस्तों, किस नाम से, सेड 25 नंबर था ना, अच्छा 25 का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, सलज इसका हो जाएगा, सेज नहीं आंसर, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा सलज, इसको कहते हैं दोस्तों सॉलिड वेस्ट। सॉलिड यानी सलज जो होता है ना, ये कचरे का अर्ध ठोस अवस्था को इसको कहते हैं दोस्तों, और जिसे सॉलिड वेस्ट भी कहा जाता है ना, इसको सलज कहते हैं आपका। ठीक है, क्या कहते हैं, सलज इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर दें, दिख रहा है, हाँ। 26 नंबर सवाल क्या है कि जैव प्रबलीकरण से क्या तात्पर्य, बताइए। तो जैव प्रबलीकरण से क्या तात्पर्य है, फसलों की पौष्टिकता के संदर्भ की उत्पादन पद्धति, है ना। ऑप्शन आप पढ़िए जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 26 का जो आंसर होने वाला है वो आंसर आपका ए निकल के आएगा, यानी कि फसलों की पौष्टिकता के संदर्भ की उत्पादन ये पद्धति है, जैव प्रबलीकरण इसको कहते हैं। अगला सवाल देखिएगा 28 नंबर, कह रहा है कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, फॉसिल्स के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसके अध्ययन को कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान, क्या कहेंगे इसको, जीवाश्म विज्ञान इसको कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा दोस्तों जिसके अंतर्गत पौधे तथा जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, उसको जीवाश्म विज्ञान या फिर जीवाश्मिकी उसको कहा जाता है आपका। ठीक है, चलिए अगला है आपका जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है, क्या होगा आपका, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है, डर्मेटोजन से या फिर कैलिप्ट्रोजन से या फिर प्रोटोडर्म से या फिर हिस्टोजन से। 28 का आंसर क्या होगा, 28 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कैलिप्ट्रोजन से प्राप्त होता है जड़ आवरण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, दिख रहा है ना। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए इसको, फटाक से जवाब दीजिए कि एस्परजिलियस के लैंगिक जनन अंग कौन से हैं। तो एस्परजिलियस के लैंगिक जनन जो अंग हैं ये आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर पुंधानी और एस्कोधानी, आंसर नंबर आपका यहाँ से डी हो जाएगा। काफ़ी ये टेढ़ा टेढ़ा नाम है आपका, साइंस का ये सवाल है। ठीक है, अगला है कि कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है, बताइए। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है, तो 30 का आंसर क्या होगा, पौधों और पशुओं को या फसल वाले पौधों को या कृषि को या केवल फलों के पौधों को। तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 30 का ए नंबर, यानी कि पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है। ठीक है, चलिए 9 बजे से आपकी डेली क्लास होती है, तो 9 बजे से भाई साहब आप तैयार रहना है। ठीक है, 9 बजे से लेट नहीं करना है ना। अभी आपका DLED का भी टेस्ट हुआ था, DLED का फिर से हम टेस्ट लाएंगे, है ना। कल हम कोशिश करेंगे DLED का ही टेस्ट लाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि वर्षा वन में किसी पेड़ की
छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? वर्षा वन की बात कर रहा है। देखिए वर्षा वन के बारे में आप लोग को कई बार बताए थे कि वर्षा वन किसको कहते हैं, यानी कि सदाबहार वन को, है ना। सदाबहार वन को दोस्तों वर्षा वन भी कहा जाता है। और ये भारत में कहाँ ज़्यादा पाई जाती है? तो ये चले जाइए आप पश्चिमी घाट पर्वत चले जाइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह चले जाइए, या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले आप राज्य में चले जाइए, तो यहाँ पर वर्षा वन पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, इसलिए इसको नाम पड़ गया है वर्षा वन, या फिर इसको कह सकते हैं सदाबहार वन। यहाँ के जो वन होते हैं ना काफ़ी घने होते हैं, इतने घने होते हैं कि सूर्य की रोशनी भी मतलब कि पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती है। और इसके वजह से क्या होता है कि एक पेड़ तो लग गया है ना, पेड़ तो लग गया बड़का बड़का को, और इसके नीचे क्या होता है, नीचे भी बहुत सारे पेड़ पौधे जमा हो मतलब कि उग जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न जो कह रहा था कि वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसको क्या कहते हैं? तो उसके नीचे जो वनस्पति उग जाता है उसको कहा जाता है अंडर स्टोरी, है ना, अंडर स्टोरी कहते हैं। आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, और इतने घने होते हैं ना कि इस ये जो जंगल है यहाँ पर आपको पक्षी है, सांप हैं, छिपकली है, जंगली जानवर है, कीट पतंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं आपका, ठीक है। अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल कह रहा है कि जल उपचार संयंत्र में क्लोरामीन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? देखिए जल के उपचार संदर्भ में क्लोरीन का प्रयोग करते हैं ना, जल के मतलब कि टेस्ट किया जाता है कि आखिर वो पानी सही है या नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्लोरामीन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है दोस्तों? तो इसके प्रयोग से जो सुनिश्चित होता है वो होता है आपका आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि विसंक्रमण को इससे सुनिश्चित किया जाता है आपका, यानी कि जल उपचार संयंत्र में क्लोरामीन का प्रयोग जल की संक्रमण मुक्त करने हेतु प्रयोग किया जाता है आपका। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो प्रतिजीवी पेनिसिलिन जो प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है आपका कवक से। किससे होता है? कवक से ये आपका प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 कह रहा है कि सिम्बायोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है किसमें पाया जाता है? बताइए, सिम्बायोटिक जो कीटाणु है दोस्तों ये वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, ये किसमें पाया जाता है? मटर में, गेहूं में, मक्का में या जई में? तो ये जब भी पाया जाएगा तो आपको मटर में ही पाया जाएगा। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए होता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 नंबर। कह रहा है कि भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है? बताइए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग करते हैं? ट्रैफिक मैनेजमेंट, QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग, या फिर QoS शेड्यूलर, या फिर QoS मैनेजर। 35 का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका बी होने वाला है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। देखिए जितने लोग हमारे यहाँ एडमिशन लिए ना, कम से कम आप क्लास तो कीजिए। भाई साहब आप एडमिशन ले लेते हैं और क्लास नहीं करते हैं, कैसे काम चलेगा? कैसे रिजल्ट होगा? फिर रिजल्ट नहीं होगा तो कहिएगा कि सर आप पढ़ाए नहीं, है ना। तो ये तो गलत बात है ना। हम तो आपको पढ़ाए लेकिन आप पढ़े ही नहीं, है ना। आप एडमिशन भी लिए, पैसा भी दिए, और लाइव कितने हैं? तो मात्र 300-400। और एडमिशन कितना है? तो एडमिशन 2000 पार है ना। 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़े हैं, लेकिन आप कहाँ हैं पता नहीं। आप लाइव रहिएगा ना, एक्टिव रहिएगा ना दोस्तों, तभी कुछ होने वाला है, ठीक है। एक्टिव रहिए दोस्तों, एक्टिव, ठीक है। आप लोग हमसे बड़े हैं, सीनियर हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम डेली एक्टिव रहते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव रहने का प्रयास कीजिए और तैयारी करते रहिए। अब ज़्यादा दिन समय नहीं बचा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किससे पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? किससे दोस्तों, है ना, किस चीज़ से पौधा में और जो पौधों में खाद्य पदार्थों और अन्य तत्वों का वहन होता है? तो किससे होता है? तो वो हो जाएगा आपका फ्लोएम से होता है। आपका किससे होता है? फ्लोएम से होता है, यानी कि इसको पोषवाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर सवाल। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? ना, दो पेड़ों के बीच में, है ना, पेड़ों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? तो पेड़ों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहेंगे आपको तोंगा प्रणाली। इसको क्या कहते हैं? तोंगा प्रणाली इसको कहते हैं। झूम खेती नहीं कहते हैं। झूम की खेती क्या होता है? तो झूम की खेती किया जाता है आपको भारत में कहाँ किया जाता है? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है, जहाँ पर क्या होता है, झूम की खेती को ही कर्तन एवं दहन कृषि भी इसको कहते हैं ना। कर्तन
एवं दहन कृषि भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं ना, तो यहाँ के आदिवासी जो लोग होते हैं वो पेड़ पौधे को तो पहले काट देते हैं, फिर उसको जला देते हैं और खेत को साफ कर देते हैं, फिर वहाँ पर खेती करते हैं, इसीलिए उसको कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं, झूम की कृषि को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर कि रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं। जी हाँ, तो रेशम के कीड़े जो पलते हैं दोस्तों, ये तुलसी के पत्ते पर पलते हैं, कभी नहीं, है ना, बहुत गलत बात है। कढ़ी के पत्ता पर, ये भी नहीं, है ना, गुलाब के पत्ता पर, ये भी नहीं, सहतूत के पत्ता पर, है ना। रेशम के कीड़े कहाँ पलते हैं, तो सहतूत के पत्ते पर ये पलते हैं आपके रेशम के कीड़े। चलिए, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो रेशम उत्पादन से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर कि इनमें से स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म अपनाता है। बताइए, इनमें से कौन जो है वो स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म अपनाता है, तो 39 का आंसर होने वाला है बी नंबर, यानी कि वर्म, है ना, वर्म जो होता है वो आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। वीडियो को सभी लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं, है ना। चलिए, जो भी आपके मित्र होंगे, सगे संबंधी होंगे और हमारे यहाँ जो करेंट अफेयर की क्लास चल रही है वो ज़रूर कीजिएगा। आपके जितने बच्चे होंगे जो रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, जीडी की तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके लिए जो मॉर्निंग में क्लास होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, वो सभी के लिए क्लास है, वहाँ से आप जरूर देखिएगा उसको। अगला है कि मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, तो मृदा यानी कि मिट्टी से संबंधित विज्ञान को कहते हैं दोस्तों मृदा विज्ञान कहते हैं। सिंपल सी बात है ना, क्या कहते हैं, पेडोलॉजी उसको कहा जाता है, मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी। और इसके अंतर्गत दोस्तों मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है आपका। ठीक है, चलिए बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अगला सवाल देखिए 41 नंबर, कह रहा है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी कि सत्याग्रह, शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी कि सत्याग्रह सिद्धांत के प्रतिपादित किया था। तो सत्याग्रह सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था दोस्तों, तो ये प्रतिपादित किए थे आपको अरविंद घोष। किसने किए थे, अरविंद घोष। और ये भी दोस्तों आपके गरम दल के नेता में शामिल थे। गरम दल के 4 नेता थे, कौन कौन, तो लाल, बालपाल और एक अरविंद घोष थे आपको गरम दल में आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 41 नंबर प्रश्न है, 42 नंबर सवाल है। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो अगर ये सवाल आप गलत करते हैं तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं आपको, है ना। तो ये सवाल गलत नहीं करना है, डंडा यहाँ पर रखा हुआ है। बताइए, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, भारतीय स्वतंत्रता के समय, तो भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी थे आपको, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, जेबी कृपलानी जो थे वो 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और नवंबर 1947 तक वो अध्यक्ष रहे थे आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करना है। प्रथम सत्याग्रह जो गांधी जी का हुआ था दोस्तों वो चंपारण में हुआ था। कब हुआ था भाई साहब, तो 1917 में, है ना। कोई लोग भी गलत नहीं कीजिएगा। चंपारण में गांधी जी को किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, है ना। और 1917 में जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह, 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर ही गांधी जी गए हुए थे और वहीं पर राजकुमार शुक्ला भी गए थे। और राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को आमंत्रित किए थे बिहार आने के लिए तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध, यानी कि 3/20 यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करने के लिए, मतलब कि जोर दिया गया था आपको चंपारण में आपका, है ना, ज़बरदस्ती करवाया जाता था आपका। ठीक है, और ये सफल सत्याग्रह था। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेगा कि गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था। देखिए, आपको पता है कि जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था आपका। और ये दोस्तों कहाँ पर ही हुआ था, तो ये हुआ था आपका सूरत अधिवेशन में। कहाँ हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था आपका 1907 में, है ना, 1907 में हुआ था। और इसमें
दोनों में विवाद होने की वजह से क्या हो गया, अलग हो गए दोनों। कोई किस में अलग हो गए, तो एक गर्म दल के बन गए और एक नरम दल बन गए। ठीक है, तो ये दो गुटों में ये विभाजित हो गए थे आपका। और जो गर्म दल के नेता कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया था गर्म दल का नेता, और इस यही नेतृत्व कर रहे थे गर्म दल का आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 नंबर। कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है। देखिए स्वदेशी आंदोलन का जो संबंध है दोस्तों, ये आपका जो संबंध है बंगाल के विभाजन से है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है, बंगाल का विभाजन से है। और बंगाल का विभाजन कब होता है, 1905 में होता है, ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों आपका इस समय विभाजन किया कौन था, तो लॉर्ड कर्जन किया था आपका। ठीक है, और इस ये विभाजित करने का इसका उद्देश्य क्या था, तो बंगाल को क्या करना था, दुर्बल करना था, है ना, बंगाल को कमज़ोर करना था, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग एकत्रित हो रहे थे, एक हो रहे थे, इसीलिए उसको तोड़ना चाह रहे थे ये अंग्रेज लोग आपको मिल करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर। कह रहा है कि वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। देखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 1946 में आया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रिप्स मिशन कब आया था, तो क्रिप्स मिशन आया था आपका 1942 में। अगर पूछ लिया जाए कि साइमन कमीशन कब आया था, साइमन कमीशन कब आया था, तो 1928 में आया था। याद रखिएगा, है ना, ये सब चीज़ आपको बार बार एग्जाम में पूछ सकता है हल्का हल्का सवाल के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर हो जाएगा सर पेंथिक लॉरेंस के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था आपका। ठीक है, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत आया, और जिसके अन्य 2 सदस्य भी थे, कौन कौन थे, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर उसके साथ थे। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। कह रहा है कि गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 से जुड़ाव है। देखिए गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 से जुड़ाव है, तो किस किस से इसको जुड़ाव था, ज्ञान और धर्म, सच्चाई और अहिंसा, सच्चाई और उदारता, मातृभूमि के प्रति प्यार और औपनिवेशी के स्वामियों के प्रति घृणा। 47 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर। गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो सच्चाई और अहिंसा के मतलब ये इनका जुड़ाव था आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48 नंबर। 48 नंबर सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने 1000 बार आप लोग को बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर प्रथम महिला पूछे दोस्तों तो हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। और एनी बेसेंट जो बनी थी ये कब बनी थी, तो आप याद रखिएगा 1917 में बनी थी। कब बनी थी, 1917 में होता है कलकत्ता अधिवेशन, है ना, कलकत्ता अधिवेशन, और जिसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी आपका। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और ये 32वां अधिवेशन हुआ था आपका 1917 में आपका। ठीक है, 26 से लेकर के 29 दिसंबर 1917 को हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और एनी बेसेंट को कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, अगर यहाँ पर भारतीय शब्द लगा दिया जाए तब आंसर हो जाता आपका सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू कब बनी थी कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो 1925 में। 1925 में होता है दोस्तों आपको 40वां अधिवेशन। कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कानपुर में होता है। कहाँ होता है, कानपुर में होता है 40वां अधिवेशन। तो ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर पूछ रहा प्रथम महिला, तो एनी बेसेंट हो जाएगा, सी नंबर आपका। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बगल में देखिए लिखा हुआ है, उसको दबा दीजिए। काला होगा सब्सक्राइब ना, तो दबाइएगा तो उजला भी हो सकता है। ठीक है, तो उजला हो जाएगा तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उसको फिर दोबारा नहीं दबाना है, एक ही बार दबाना है सब्सक्राइब बटन को। ठीक है, जिंदगी में एक ही बार सब्सक्राइब बटन को दबाना है, 2 बार दबाइएगा तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर की, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था।
देखिए गांधी जी कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे दोस्तों, तो उन्होंने क्या प्रकाशित किया था, एक पत्रिका प्रकाशित किए थे। और उस पत्रिका का क्या नाम था, तो उस पत्रिका का नाम था दोस्तों इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन उस पत्रिका का नाम था आपका, ठीक है। और इसमें इंडियन ओपिनियन जो था ना, इसमें प्रजाति भेदभाव और नागरिक अधिकारों को प्रमुख रूप से इसमें उठाया गया था। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। देखिए करो या मरो का नारा दिया गया था आपको महात्मा गांधी के द्वारा। कब दिया गया था, तो 1942 में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। और गांधी जी इसी में दिए थे करो या मरो का नारा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी जो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे दोस्तों, ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर गोपाल कृष्ण गोखले। एक सवाल पूछा जाएगा कि गांधी जी जो थे ये भारत कब आए थे, तो डेट याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को ये कहाँ आए थे, तो भारत आए थे, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, है ना। चलिए तो ये चीज़ आप याद रखना है ना। और भारत आने के बाद इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और फिर इनके राजनीतिक गुरु ये आपके बन गए और फिर ये राजनीतिक में सक्रिय हो गए आपका। अगला सवाल है आपका 52 नंबर। 52 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है दोस्तों वो 1885 में होती है, ए वो ह्यूम के द्वारा। और प्रथम जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे, ठीक है। दूसरा जो इसका अधिवेशन होता है वो 1886 में होता है। तीसरा जो अधिवेशन होता है दोस्तों वो 1887 में होता है। और तीसरा जो अधिवेशन हुआ था इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे और उनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। क्या नाम था, बदरुद्दीन तैयबजी बने थे दोस्तों प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, है ना। और ये कहाँ पर हुआ था, तो 1887 में हुआ था। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मद्रास में हुआ था, है ना। मद्रास में हुआ था, अभी इसी को चेन्नई कहते हैं। तीसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर सवाल है कि गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है। तो गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है बताइएगा। सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय। सर्वोदय का मतलब क्या हो गया, सबका उदय हो, है ना। सबका क्या हो, उदय हो, सबका कल्याण हो। तो आंसर हो जाएगा आपका सर्वोदय का मतलब सबका उदय, यानी कि नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन करना। इसी को उन्होंने सर्वोदय बताए थे आपका। यानी कि गांधी जी के अनुसार सर्वोदय का अर्थ है सबका उदय। सर्वोदय ऐसे वर्ग विहीन, जाति विहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास का साधन और अवसर मिले, अर्थात नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज की स्थापना हो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर। अगला है 53 नंबर। देखिए 53 नंबर जो सवाल है दोस्तों ये काफ़ी बड़ा सवाल है। हम इसको थोड़ा सा पहले प्रश्न पढ़ते हैं और ऑप्शन देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया, हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, दिख रहा है। चलिए प्रश्न है कि कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है, बताइए। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत में हस्तचरित्र सूती वस्त्र से संबंधित है आपका। देखिए कलमकारी जो चित्रकला का जो संबंध है ना, ये दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी से है, ठीक है। सूती वस्त्र पर हाथ से जो चित्रकारी किया जाता है दक्षिण भारत में, उसी को कहते हैं कलमकारी चित्रकला। और इस संदर्भ में कलमकारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कलम से बनाए गए चित्र, है ना, इसी को कहते हैं कलमकारी। और यह चित्र जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में की जाती है। दक्षिण में कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में ये आपको चित्र बनाई जाती है। चलिए सूती कपड़ा पर आपका। अगला है आपका
5 नंबर खजुराहो के मंदिर, है ना। खुजला खुजला के क्या कर दिया, तो चांदिल कर दिया, यानी कि खुजला खुजला के माथा क्या कर दिया, वो चांदिल कर दिया, है ना। आप लोग का भी बाल उड़ गया होगा ना, चांदिल हो गए होंगे, तो ये हो गया चंदेल वंश, है ना। खुजला खुजला के क्या कर दिया दोस्तों, तो चांदिल हो गए। यानी कि खजुराहो के मंदिर जो है ये किस वंश ने बनाया था, तो चंदेल वंश ने बनाया था। कभी भूलिएगा नहीं। तो ऐसा कुछ ट्रिक आप लोग भी अपनाया कीजिए ताकि उसको हम कभी नहीं भूले। अगला सवाल देखते हैं आपका 56 नंबर। 56 नंबर है कि पहला खलीफा कौन था। पहला खलीफा कौन था, तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका अबू बकर जो था, ये पहला आपका खलीफा था आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं आपका, ये थोड़ा सा एंशिएंट से भी कुछ कुछ यहाँ पर दे दिया है, ऐसे एंशिएंट आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। 57 नंबर, एक आध को बीच बीच में ढुका दिया है ना, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे, बताइए। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे दोस्तों, तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका केरल के थे। कहाँ के थे ये, राजा रवि वर्मा, है ना, ये केरल के थे। और केरल में इनका जन्म हुआ था 1848 में, किलीमानूर में हुआ था इनका जन्म, राजा रवि वर्मा। और एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है। और इनकी जो गणना की जाती है वो भारतीय कला के इतिहास में महानतम चित्रकारों में किया जाता है, राजा रवि वर्मा, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि ये क्या थे, तो ये एक प्रकार के चित्रकार थे। अगला है कि मोपलाज कौन है, बताइए। मोपलाज कौन है, मध्य प्रदेश की राजधानी है या असम की राजधानी, या केरल का मुसलमान, या फिर पश्चिम बंगाल की जनजाति। मोपला, देखिए 58 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मोपलाज लिखिए है ना, मोपला जनजाति यहाँ पर लिखना चाहिए, है ना। मोपला जनजाति क्या है दोस्तों, तो मोपला जनजाति आपको कई बार बताए हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं, ये है आपका केरल राज्य। तो केरल के तट को कहा जाता है दोस्तों मालाबार तट, क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को। और केरल के तट पर जो जनजाति पाई जाती है ना, उसको कहते हैं दोस्तों, उसको कहा जाता है मोपला जनजाति, ठीक है। और मोपला जनजाति जो हैं अधिक मुख्यतः क्या हैं, तो ये मुस्लिम जनजाति से संबंधित, इस्लाम धर्म को ये मानने वाले हैं आपका, ठीक है। और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि केरल के तट को क्या कहते हैं, तो मालाबार तट कहते हैं। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कमेंट करके छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में, गलत कोई मत कीजिएगा। तमिलनाडु जो ये तट है, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कई बार मैंने बता चुका हूँ तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर सवाल। 59 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले इसका क्या नाम था, बताइएगा कमेंट करके। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है ये 1885 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और इसका जो पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, क्या नाम था, भारतीय, है ना, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका पुराना नाम था। और इसका फिर बाद में बदल दिया गया था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसने दिया था, 59 का आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम सुझाव दिया था। प्रथम अधिवेशन कब होता है, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था आपका, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर, जहाँ ये कई बार पूछा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर आखिर है कहाँ, तो जगन्नाथ मंदिर पुरी में है ना। पुरी कहाँ है दोस्तों, तो ये उड़ीसा में है। इसका निर्माण किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था बर्मन के द्वारा, है ना, बर्मन के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 60 का, किसने करवाया था, अनंत वर्मन चोंडगंग के शासन ने करवाया था दोस्तों, अनंत वर्मन, ये आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका, ठीक है, अनंत वर्मन चोंडगंग, ठीक है। अगला है आपका 61 नंबर। 61 नंबर सवाल है कि लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों से अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा में जो संघ शासित क्षेत्र यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से लोकसभा में कितने सीट के लिए चुनाव होता है ना। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो 552 है। और वर्तमान में कितना है, तो 545 है। और 545 में दोस्तों 2 का निर्वाचित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है 2 का, है ना, 2 को मनोनीत किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में अगर पूछे राष्ट्रपति में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को, और लोकसभा में 2 सदस्यों को, ठीक है। और संसद पूछ लिया जाए तो 12 + 2 यानी कि 14 लोगों का, है ना। संसद अगर पूछ लिया जाए तो 12 + 2 यानी कि 14 लोगों को संसद में मनोनीत किया जाता है, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा।
यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है कि संघ शासित क्षेत्र से कितने सदस्य आएंगे लोकसभा में, तो 61 का आंसर हो जाएगा 20 सदस्य। ठीक है, 20 सदस्य। अगला है आपका 62 नंबर प्रश्न। 62 कह रहा है कि भारत में राज्य विधायिका बनती है। तो भारत में राज्य विधायिका जो बनती है ये किससे मिलकर के बनती है? राज्य विधायिका की बात कर रहा है ना, राज्य विधायिका की बात कर रहा है। तो राज्य विधायिका किस किस से मिलकर के बनेगा? तो भारत में किसी राज्य की विधायिका के लिए गवर्नर चाहिए यानी कि राज्यपाल चाहिए, उसके अलावा क्या चाहिए? विधानसभा चाहिए, और उसके अलावा क्या चाहिए दोस्तों? तो उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर वहाँ पर विधान परिषद है तो विधान परिषद भी रहेगा, अगर नहीं है तो नहीं रहेगा। यानी कि विधायिका के लिए गवर्नर और विधानसभा होना जरूरी है। अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद भी होगा। जैसे बिहार में, तो बिहार में विधायिका के लिए गवर्नर चाहिए यानी कि राज्यपाल चाहिए, और विधानसभा भी चाहिए बिहार में, और विधान परिषद भी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर। कह रहा है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन है? तो राज्य की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर देखिए केंद्र के बारे में भी कई बार पूछा जाता है कि केंद्र का उच्चतम विधि अधिकारी क्या हो जाएगा? केंद्र का क्या हो जाएगा? तो महान्यायवादी हो जाएगा। महान्यायवादी अनुच्छेद कितना में है? 76 में है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि राज्य का, तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है वो कौन होता है बताइएगा? 63 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल हो जाएगा। और ये अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद 165 में है आपका। अनुच्छेद कितने में है? 165 के अनुसार राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल को कहा जाता है। अगला है 64 नंबर सवाल। 64 है कि अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? बताइएगा। अनुच्छेद 330 में, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन किया गया है? 64 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए, यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान का इसमें वर्णन किया गया है अनुच्छेद 330 में आपका। अगला है 65 नंबर। 65 है कि किस वर्ष में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था? जी हाँ, जो सिक्किम था ना ये भारत का पहले केंद्र शासित प्रदेश था, और ये 22वां राज्य कब बना ये आपको बताना है। तो 65 का आंसर हो जाएगा 1975 में। कब बना था दोस्तों? तो ये 35वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1974 में, और उसी समय सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था, है ना। इसके बाद जो 36वां संविधान संशोधन होता है वो भी 75 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर के 22वां राज्य उस समय बनाया गया था सिक्किम को। ठीक है, चलिए आप बताइएगा कि गोवा को कब मिला था। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर। निम्नलिखित में से किस में विधानसभा नहीं है? तो विधानसभा कहाँ नहीं है? पुदुचेरी, गोवा, दिल्ली। देखिए पुदुचेरी में भी विधानसभा है, गोवा में भी विधानसभा है, दिल्ली में भी विधानसभा है, लेकिन लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है, क्योंकि लक्षद्वीप क्या है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश आपका पुदुचेरी भी है, दिल्ली भी है, लेकिन पुदुचेरी, दिल्ली दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर क्या है? तो विधानसभा है ना। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर विधानसभा नहीं है, वहाँ पर मतलब कि उपराज्यपाल वहाँ पर होते हैं आपका। जैसे लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप में दोस्तों यहाँ पर विधानसभा नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 67 नंबर। 67 है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो कई बार आप लोग को बता चुके हैं कि राज्यपाल जो महोदय होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा। राज्यपाल अनुच्छेद कितने में होते हैं? तो अनुच्छेद आप याद रखिएगा 155। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल का वर्णन है, और राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। कहाँ गए? आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। राष्ट्रपति के द्वारा इनका नियुक्ति किया जाता है, और जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे इनको राज्यपाल के पद पर रह सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद के अनुसार इनको नियुक्त किया जाता है। ऐसे इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 साल के पहले भी इसको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर। 68 है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु। तो कल ही बता दिए थे सभी जितने भी मतलब महत्वपूर्ण जो पद हैं उनके आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यपाल के लिए कितना होना चाहिए? 35। और राष्ट्रपति के लिए भी कितना होना चाहिए? तो 35 होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए भी कितना होना चाहिए? तो 35 से होना चाहिए। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री के लिए पूछे तो 25 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए पूछ लिया जाए तो 30 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। मुखिया के लिए 21 वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए आपका 69 नंबर।
तो 69 नंबर है दोस्तों कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर को शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा। तो गवर्नर इनको शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा। 69 का क्या हो जाएगा आपका, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही इनको शपथ दिलाएंगे, है ना। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे। देखिए राज्य में क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं, और केंद्र में क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, बताइएगा कमेंट करके। राष्ट्रपति महोदय को शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा। तो जैसे राज्य में राज्य होता है, और राज्य में क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे। उसी तरह केंद्र में क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, और केंद्र में क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे राष्ट्रपति को, है ना। तो रिलेट करके अगर आप याद रखिए थे तो आपको पूरा चीज़ याद रहेगा, है ना, कभी आप भूलिएगा नहीं। अगला है आपका 70 नंबर की जो राज्यपाल हैं वो राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो राज्यपाल जो है दोस्तों ये राज्य में किसका प्रतिनिधि होगा। तो 70 का आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति का ये प्रतिनिधि होता है। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे यहाँ प्रधान शिक्षक की आपको पूरी तैयारी करवाई जा रही है। मात्र 399 आपका चार्ज है। 399 आप पे करके हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 78 57 82 43 10। ठीक है, 7857824310। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप है, और यही हमारा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम सारा चीज़ है। जो लोग अगर जुड़ना चाहते हैं इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 399 पे करके, और हमारे इसी नंबर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। वहाँ आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और सारे PDF मटेरियल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। समय नहीं है, इसी अनुसार से आप तैयारी कर सकते हैं। 71 प्रश्न क्या कह रहा है कि किस उद्योग के द्वारा बॉक्साइट जो है वो कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो बॉक्साइट का कच्चा माल क्या है। तो बॉक्साइट जो है दोस्तों एल्युमिनियम जो है ना, एल्युमिनियम जो है दोस्तों ये आपका एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, बॉक्साइट होता है, जिसमें लौह अंश की मात्रा के आधार पर इसका रंग जो है वो सफ़ेद और गुलाबी या लाल होता रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के निम्न में से किस देश के साथ चाबहार बंदरगाह बनाया गया है। देखिए चाबहार बंदरगाह बनाया है, किस देश के साथ चाबहार बंदरगाह बनाया है, भारत ने निम्न में से किस के देश के साथ मिलकर के बनाया है। 72 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ईरान के साथ, है ना। किसके साथ, ईरान के साथ मिलकर के। चलिए अगला है आपका 73 नंबर सवाल। 73 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए, है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH नेशनल हाईवे, है ना, नेशनल हाईवे के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया, है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, है ना। चतुर्भुज मतलब ये 4 महानगरों को जोड़ेगा आपका, है ना। किसको किसको जोड़ेगा, 4 महानगर कौन कौन से हैं, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को ये जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज योजना था दोस्तों। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू किया गया था। 2001 ईस्वी में ही इसको शुरू किया गया था, और इसकी जो लंबाई थी वो 5846 किलोमीटर था। ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की बात कर रहा है। तो बंदरगाह जो है सबसे व्यस्त जो है वो है आपका मुंबई बंदरगाह, है ना। मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है ना। तो इसका नाम है मुंबई, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ए, मुंबई है तो मुंबई में ही रहेगा आपका, है कि नहीं। और ये प्राकृतिक पोताश्रय और देश का सबसे बड़ा पतन है, याद रखिएगा, ये प्राकृतिक पोताश्रय है आपका। अगला है प्रश्न नंबर 75, और ये लास्ट सवाल है, तो बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया था। ग्रीन रेल कॉरिडोर जो शुरू किया गया था ये कहाँ शुरू किया गया था, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। बताइए जल्दी से कमेंट करके। ग्रीन रेल कॉरिडोर ये जो शुरू किया गया था ये तमिलनाडु में दोस्तों ये शुरू किया गया था, है ना। 114 किलोमीटर ये आपका लंबा था। आंसर हो जाएगा यहाँ से, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। तो ये रहा आज का 75 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा दोस्तों बताइएगा कमेंट करके। इसका आंसर ये रहा, आप इसको टेस्ट के रूप में दीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। और 9 बजे से आपकी डेली लाइव क्लास चलती है ना। कल हम कोशिश करेंगे DLED का टेस्ट लाने के लिए, तो सभी लोग भाई साहब तैयार रहिएगा। और मॉर्निंग में कल 7 बजे से करेंट अफेयर, अप्रैल कल ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी खत्म हो गया, फरवरी खत्म हो गया, मार्च खत्म हो गया, अप्रैल कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद परसों से मई चलेगा आपका करेंट अफेयर की क्लास। समान अध्ययन 75 हो गया, 92 नंबर टेस्ट हो गया। इसके पहले आपका
1 टेस्ट आपको करवाया गया था, आज 92 भी कंप्लीट हो गया। नहीं देखे हैं ना तो देख लीजिएगा, सारा प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, डीएलएड का भी बना हुआ है। डीएलएड का लगभग 40-50 टेस्ट हम करवाए हैं, जाके देखिए ना, बहुत सारा करवा दिए हैं दोस्तों, अलग अलग करवा दिए हैं, पार्ट वाइज करवा दिए हैं, सभी यूनिट का करवा दिए हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और मात्र अभी 399 यहाँ पर चार्ज है। ये चार्ज आपको घटते बढ़ते रहता है, अभी 399 है, आप ले लीजिए। और यहाँ पर सभी पीडीएफ पीछे वाला मिल जाएगा, उसका वीडियो भी मिल जाएगा, और आगे जो क्लास होगी वो भी आपको ग्रुप में सारा चीज़ मिलते रहेगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन वगैरह अपलोड होते रहता है। ठीक है, और कोई भी जानकारी होगा तो आपको टेलीग्राम में मिलते रहेगा। तो हम आज इतना ही रहने देते हैं, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कल, है ना, इसी समय मिलेंगे 9 बजे ही। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।